नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संजय रल स्वागत करता हूं स्पेशल ई लर्निंग क्लासेस में आपका। आज की क्लास 12 बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम में चैप्टर 7 से एक नया चैप्टर है ट्रांसपिरेशन जो है उसकी हम शुरुआत करेंगे या उसको स्टार्ट करेंगे। अब इसमें सबसे पहले इसको डिफाइन कैसे किया जाए या डेफिनेशन जो है उसको ध्यान में रख लें। नॉर्मल सीधा सा है, प्लांट जो हैं वो वाटर का अब्जॉर्प्शन करते हैं कहाँ से, सोइल से, और फिर एसेंट ऑफ सैप के रूप में इसको वो ट्रांसफर करते हैं कहाँ पर, अपर पार्ट जो होता है या फिर एरियल पार्ट जो होता है प्लांट का वहाँ तक पहुँचाते हैं, यानी शूट सिस्टम तक, जिसमें स्टेम, ब्रांचेज, लीव्स वगैरह जो है वो कंसिडर किए जाते हैं। तो यहाँ तक इसको ये ट्रांसफर करते हैं। अब एक चीज़ ये ध्यान में रखना है कि जितना भी वाटर जो है वो प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं वो सारा का सारा यूटिलाइज नहीं करते हैं। ये एब्जॉर्प्शन क्यों करेंगे? एब्जॉर्प्शन करेंगे इसलिए क्योंकि जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जो लिविंग सेल्स होते हैं उनके साइटोप्लाज्म में होने वाली बायोलॉजिकल प्रोसेस जैसे फोटोसिंथेसिस है या फिर रेस्पिरेशन है, उनमें वो काम में लेते हैं वाटर को। लेकिन वो जितना वाटर यूटिलाइज करते हैं या यूज में लेते हैं वो उतना पानी जो है वो बहुत कम मात्रा में होता है। ज़्यादातर वाटर जो है वो उसको ये क्या करते हैं, वापस बाहर छोड़ देते हैं। किस रूप में? वेपर के रूप में, या बाहर इसको ट्रांसफर कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन जो है वो इसका मतलब क्या हो गया कि प्लांट का जो एरियल पार्ट है, ये एरियल पार्ट है वेपर के रूप में ये क्या करता है, वाटर का लॉस करता है, और यही वाटर लॉस जो है वह क्या है, ट्रांसपिरेशन। तो यूँ कह सकते हैं कि लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर या इन द वेपर फॉर्म फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ ए प्लांट, ये ट्रांसपिरेशन कहलाएगा। इट इज कॉल्ड ए ट्रांसपिरेशन। तो लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर या इन द वेपर फॉर्म फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट नोन एज ट्रांसपिरेशन। फिर इसके बाद में हम आते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन। टाइप्स के बेसिस पर यदि हम बात करें कि ये जो एरियल पार्ट है, इसमें एरियल पार्ट में कौन से पार्ट से ट्रांसपिरेशन हो रहा है, उसके बेसिस पर इसके 3 टाइप हैं। पहला है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होगा, लीफ जो होती है, एक लीफ जो है उसकी जो सरफेस होती है उस सरफेस के ऊपर क्या होते हैं, छोटे छोटे माइक्रो साइज के पोर जो हैं वो इनके ऊपर पाए जाते हैं, जिनको नॉर्मली हमें माइक्रोस्कोप से दे सकते हैं। नॉर्मल नेकेड आई से इनकी स्टडी जो है वो नहीं की जा सकती या इनको ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। तो ये जो छोटे छोटे पोर हैं इन्हीं को कहा जाता है स्टोमेटा या लीफ स्टोमेटा। तो ये जो स्टोमेटा हैं, इन स्टोमेटा से होकर, ये स्टोमेटा छोटे छोटे छेद या फिर द्वार का काम करते हैं या रास्ते होते हैं जिनसे होकर वाटर का लॉस होता है या वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो बाहर निकलते हैं या गिविंग ऑफ करता है प्लांट वाटर मॉलिक्यूल्स को। यही जो है स्टोमेटा से होने वाला ये जो ट्रांसपिरेशन है, इसी को हम कहेंगे स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। तो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन नाम से स्पष्ट हो रहा है, क्लियर हो रहा है कि व्हेन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन अकर्स फ्रॉम स्टोमेटा देन इट इज नोन एज स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। सेकेंड वन क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। क्यूटिकल लीफ की जो सरफेस होती है उस सरफेस के ऊपर एक पतली थिन लेयर जो है वो मिलते हैं जिसको हम कहते हैं क्यूटिकल। नॉर्मली क्यूटिकल जो है वो ट्रांसपिरेशन को रोकने के लिए होती है या ट्रांसपिरेशन को चेक करने के लिए होती है, लेकिन ट्रांसपिरेशन को चेक करने वाली ये जो क्यूटिकल है वो वाटर के लिए क्या है, इम्परमेबल है, जिसके कारण से क्या होता है, ट्रांसपिरेशन नहीं होता। लेकिन कई बार कुछ पत्तियां जो होती हैं या लीव्स जो होती हैं, उन लीव्स की जो सरफेस है उसके ऊपर ही पाई मिलने वाली ये जो क्यूटिकल है, इस क्यूटिकल की मोटाई जो है वो कम होती है या थिन लेयर के रूप में होती है, और कई जगह पर ये टूटी हुई होती है, और जिन स्थानों पर ये टूटी हुई है वहां से क्या होता है, ट्रांसपिरेशन जो है वो होता रहता है। तो व्हेन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन अकर्स फ्रॉम द क्यूटिकल देन इट इज नोन एज क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। ये बहुत कम मात्रा में होगा। मेनली हम ट्रांसपिरेशन की जो बात करते हैं वो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन है 50 to 97%, या इन मोर देन इन ए मैन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स मोर देन 90% ट्रांसपिरेशन अकर्स फ्रॉम ए स्टोमेटा या अकर्स इन द फॉर्म ऑफ स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। ज्यादातर स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन के रूप में होता है, क्यूटिकल से बहुत कम होगा। फिर तीसरे प्रकार का होगा लेंटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन। लेंटिक्यूल जो है वो किनको हम कहते हैं, ब्रांचेज या फिर स्टेम जो हैं
इन पर जो बार्क मिलती है उसके बीच बीच में क्या होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, जिनको कहा जाता है लेंटिसेल। और ये लेंटिसेल जो है, इन लेंटिसेल से होने वाला जो ट्रांसपिरेशन है वो क्या हो गया, लेंटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन। ये सबसे कम लगभग 0.1% जो है वो लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन के रूप में होता है। तो मेनली इस चैप्टर में हम जो स्टडी करेंगे, जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, जो स्ट्रक्चर पढ़ेंगे या फिर जो प्रोसेसिंग मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे, वो सारी स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन जो है उसी के बारे में हमें पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमें इसमें स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन जो है उसकी बात करते हैं। अब स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन का मतलब व्हेन द ट्रांसपिरेशन अकर्स फ्रॉम द स्टोमेटा पार्ट। अब स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन जो है उसमें मेनली क्या होता है, ट्रांसपिरेशन होता है। स्टोमेटा से जो ट्रांसपिरेशन होता है वो उनकी प्रेजेंस यदि हम देखें तो वो कहाँ पर मिलते हैं, लीफ की सरफेस पर। अब ये जैसे एक लीफ है, तो लीफ में यूं मान लें लीफ लगी हुई है प्लांट पर, एक वो सरफेस होती है इसकी जिसको हम क्या कहते हैं, अपर सरफेस कहते हैं, और एक जो है वो इसकी क्या होती है, लोअर सरफेस। तो एक लीफ जो है उसमें दो सरफेस जो है वो मिलते हैं। अब कौन सी सरफेस पर स्टोमेटा प्रेजेंट हैं उनके बेसिस पर ये लीव्स जो हैं वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं। तो टाइप ऑफ लीव्स ऑन द बेसिस ऑफ ए स्टोमेटा या ऑन द बेसिस ऑफ ए प्रेजेंस ऑफ ए स्टोमेटा। तो स्टोमेटा कौन सी सरफेस पर मिलते हैं उसके बेसिस पर इनके हमें ये टाइप जो है उनकी बात करें तो इस बेसिस पर लीव जो है वो 3 टाइप के होते हैं। अब वो 3 टाइप जो हैं वो कौन से हैं इसको हम देखें। तो यहाँ पर हम लीव के टाइप से बात करें ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ए स्टोमेटा। स्टोमेटा लीव की कौन सी सरफेस है तो उसके बेसिस पर 3 टाइप होते हैं, केवल नाम इनके आप ध्यान में रख लें। हाइपोस्टोमेटिक लीव, एंथिस्टोमेटिक एंड एपिस्टोमेटिक। हाइपो का मतलब होता है निचली सतह, लोअर सरफेस। हाइपो का मतलब होता है नीचे। एपी या हाइपर का मतलब होता है ऊपर। सीधी सी बात ये है। अब इस बेसिस पर देखें, व्हेन द स्टोमेटा प्रेजेंट ओनली ऑन ए लोअर सरफेस, absent on a upper surface, then the leaves called hypostomatic leaves। सीधा सा है, केवल लोअर सरफेस पर होते हैं तो हाइपोस्टोमेटिक लीव्स हैं। एम्फी का मतलब होता है बोथ, दोनों सतहों पर। तो लोअर एंड अपर स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन बोथ सरफेसेस ऑफ लीफ या ऑन ए लोअर एंड अपर सरफेसेस ऑफ लीफ, देन द लीफ इज कॉल्ड एपिस्टोमेटिक लीफ। एंड एपिस्टोमेटिक स्टोमेटा प्रेजेंट ओनली ऑन ए अपर सरफेस। तो इस बेसिस पर सीधा सा हो गया हाइपोस्टोमेटिक, एम्फिस्टोमेटिक एंड एपिस्टोमेटिक। हाइपोस्टोमेटिक लीफ, स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन लोअर सरफेस। एम्फिस्टोमेटिक, स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन बोथ सरफेसेस। एपिस्टोमेटिक, स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन ए ओनली अपर सरफेस। अब इसमें यदि हम देखें तो इनके एग्जाम्पल जो है वो दे रखे हैं, उसके बेसिस पर इनको एक विशेष नाम भी दिया जाता है। जैसे सबसे पहले हाइपोस्टोमेटिक लीफ जो होती है उसको एप्पल टाइप लीफ भी कहते हैं। एप्पल, बानियान, पीपल, इस तरह के जो पेड़ होते हैं उनमें जो पत्तियां होती हैं उनमें अपर सरफेस है, उसके ऊपर क्यूटिकल की मोटी लेयर होती है और स्टोमेटा एब्सेंट होते हैं। केवल निचली सरफेस पर क्या मिलते हैं, स्टोमेटा मिलते हैं, इसलिए वो हाइपोस्टोमेटिक है। तो हाइपोस्टोमेटिक लीव को एप्पल टाइप लीव भी कहते हैं। एम्फिस्टोमेटिक लीव जो ग्रास फुल में या ग्रास फुल के जो प्लांट्स होते हैं जिनमें ग्रेमिनी या कोई से कुल के जो सदस्य हैं वो आते हैं, गेहूं है, बाजरा है, इस तरह के पौधे, या ओएट जई जो है उसमें ये पत्तियां मिलती हैं। तो जई टाइप की पत्तियां या ओएट टाइप की लीव जो है वो इनको कहा जाता है। और एपिस्टोमेटिक जिसमें केवल अपर सरफेस पर मिलते हैं। अब ये वाटर लिली प्लांट जो होता है, वाटर लिली है, सिंगाड़ा है, ट्रापा है, इस तरह के जो प्लांट होते हैं वो पानी में उगते हैं और ये फ्लोटिंग प्लांट जो है वो कहलाते हैं, जो फ्लोट करते रहते हैं। कहाँ पर? इनकी लीव जो है वो जल की सतह पर तैरती रहती हैं, जैसे कमल वगैरह की, नीलंबों की जो पत्तियां होती हैं वो। तो कमल की पत्तियां जो है वो देखे होंगे वो जल की सतह के ऊपर होती हैं। अब निचली सतह जो है यानी उनकी लोअर सरफेस जो है वो कॉन्टेक्ट में रहती है किसके, वाटर के, इसलिए वहाँ पर स्टोमेटा जो है वो अब्सेंट ही होते हैं, स्टोमेटा होते ही नहीं है। तो वहाँ पर स्टोमेटा जो है वो प्रेजेंट होंगे कहाँ पर, केवल अपर सरफेस पर। ये केवल ये
जो है इस तरह की पत्तियां जो है वो मिलती हैं केवल हाइड्रोफाइटिक प्लांट जो है, हाइड्रोफिटिक प्लांट यानी जो जलोद्भिद पादप होते हैं, जो जल में होते हैं, उनके अंदर ही ये पाई जाती हैं। तो इस तरह से यदि हम देखें तो लीव्स के 3 टाइप हो गए, हाइपोस्टोमेटिक, एम्फिस्टोमेटिक, एपिस्टोमेटिक। हाइपोस्टोमेटिक एप्पल टाइप, एम्फिस्टोमेटिक ओइट टाइप एंड एपिस्टोमेटिक आर ए वाटर लिली टाइप ए लीव्स। तो ये टाइप्स ऑफ लीव्स वगैरह जो वो हमने पढ़ी, उससे पहले हमने टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन है वो पढ़ा है। मेनली हम जो बात करते हैं ट्रांसपिरेशन की, वो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन की बात करते हैं। अब स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन की जो मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में आगे वाले भाग में, तो उसके लिए उससे पहले हमें एक स्टोमेटा जो है उसकी स्ट्रक्चर जो है उसको समझना जरूरी है, उसको हम देखें। एक स्टोमेटा जो है वो क्या होता है, एक दरार रूपी, एक सिल्ट पोर लाइक स्ट्रक्चर होती है। सिल्ट पोर या स्लिट पोर जो है, जैसे एक छोटी दरार होती है, यूं इस तरह की संरचना जो है वो होती है। ये बीच में जो खुला हुआ भाग है, इस तरह की एक संरचना होगी जो लीव्स की सरफेस के ऊपर मिलती है। ये जो है वो एक स्टोमेटा या एक पोर जो है वो प्रेजेंट हो गया। स्टोमेटा जो है, इस स्टोमेटा कवर्स वे बाय 2 किडनी शेप्ड सेल्स। 2 किडनी या सेम का जो बेस होता है उसके शेप के जो स्ट्रक्चर होते सेल्स होते हैं, उन 2 सेल से ये घिरा हुआ रहता है, दैट नोन एज गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स इनको क्यों कहा जाता है, बिकॉज गार्ड सेल्स कंट्रोल्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ ए स्टोमेटा। स्टोमेटा के ओपनिंग या क्लोजिंग का जो कंट्रोल है वो कौन करते हैं, ये गार्ड सेल्स ही करते हैं। तो गार्ड सेल्स होंगे। गार्ड सेल्स जो है वो अदर जो एपिडर्मल सेल्स हैं उनसे अलग होती हैं। उनसे अलग क्यों हैं, एक तो इनकी शेप अलग होती है, किडनी शेप स्ट्रक्चर होती है। इनकी जो वाल होती है, सेल वाल, उसमें भी विशेषता मिलती है या वो भी स्पेशलिटी शो करती हैं। उनमें जो इनर वाल है वो कैसी होती है, थिक। तो इनर वाल ऑफ ए गार्ड सेल इज थिक एंड ए आउटर वाल ऑफ गार्ड सेल इज थिन। ये पतली होते हैं। अब इस कारण से जब ये सरफेस जो है वो फैलती है, जब इसकी टर्जिडिटी जो है वो बढ़ती या घटती है, तो आउटर वाल जो है इसके ऊपर प्रेशर बढ़ता है या फिर घटता है, और उसका प्रभाव जो हो सीधे किस पर पड़ता है, इनर वाल पर, जिसके कारण से स्टोमेटा ओपन या फिर क्लोज होते हैं। आउटर और इनर वाल जो है वो आपस में जुड़े रहते हैं किनसे, ट्रांसवर्स फाइबर से। तो ट्रांसवर्स फाइबर इन दोनों वाल को आपस में जोड़े हुए रखते हैं। इसके अलावा इस सेल की, गार्ड सेल जो है, इनकी एक और खासियत होती है कि इनमें क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्रेजेंट होते हैं। नॉर्मली देखें तो एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं प्लांट के, उनमें क्लोरोप्लास्ट जो है वो एब्सेंट होते हैं, लेकिन इनमें क्लोरोप्लास्ट जो है वो भी क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो ये गार्ड सेल्स हो गई। इन गार्ड सेल्स के बाहर की तरफ 2, 4, 6, 8, 10 अलग अलग, जरूरी नहीं है जैसे इस डायग्राम में बनाए उतने ही बनाए, अलग अलग संख्या में अलग अलग कोशिकाएं जो है वो क्या करते हैं, इनको घेरे हुए रखते हैं, जिनको सब्सिडियरी सेल्स जो है वो कहा जाता है। ये सब्सिडियरी सेल्स जो है वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं गार्ड सेल के स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करने में। तो ये एक स्टोमेटा की स्ट्रक्चर हो गई। ये एक ओपन स्टोमेटा है। जब ये क्लोज स्टोमेटा होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, यूं टच में आ जाता है, यानी बंद हो जाता है। ये इस ओर यूं जाते हैं और इसके जाने के कारण से ये आपस में यूं कॉन्टेक्ट में, जैसे ये ओपन है, ये क्लोज स्टोमेटा है, तो इस कंडीशन में ये आ जाते हैं। तो ये ओपन स्टोमेटा ये स्ट्रक्चर है, या इसको स्टोमेटल एपरेटस भी बोलते हैं। स्टोमेटा, गार्ड सेल्स एंड सब्सिडियरी सेल्स, इनको यदि हम मिला दें आपस में, एक साथ जोड़ दें, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्टोमेटल एपरेटस कहेंगे। तो स्टोमेटल एपरेटस की स्ट्रक्चर जो है वो एक हो गई। नोट्स वगैरह में ये डायग्राम जो है वो आपको बना के दिया हुआ है। इस डायग्राम को आप बना लें, केवल ओपन स्टोमेटा का बना लें, क्लोज स्टोमेटा में बस केवल इनको आपस में टच में दिखाना है। अब स्टोमेटा को ओपन या क्लोज करने में गार्ड सेल जो है इनका इंपॉर्टेंस होता है। कैसे, गार्ड सेल जो है इनमें वाटर या तो क्या होता है, इंटर होता है एंडोस्मोसिस के थ्रू, या इनसे वाटर जो है वो बाहर निकलता है। जब वाटर की एंट्री होती है तो ये सेल जो है वो टर्जिड कंडीशन में आते हैं, और टर्जिड कंडीशन में जब ये आते हैं तो ये 2 कंडीशन में मिलते हैं। एक है टर्जिड कंडीशन यानी फुली हुई अवस्था, और एक है फ्लैसिड कंडीशन। फ्लैसिड कंडीशन जो इनकी होती है तो उसमें तो ये स्टोमेटा जो है वो क्या होता है, क्लोज, और टर्जिड कंडीशन में गार्ड सेल्स होते हैं तो स्टोमेटा जो है वो क्या होते हैं,
ओपन होते हैं। तो स्टोमेटा का ओपन या क्लोज होना वो गार्ड सेल की टर्जिडिटी पर डिपेंड करता है। व्हेन वाटर मॉलिक्यूल्स एंटर इन गार्ड सेल, देन गार्ड सेल comes in a turgid condition and then stomata are open. Yes, stomata is open. And when guard cells, when a water molecule say comes out from guard cell to subsidiary cells, then guard cells comes in a flaccid condition. Yeah, then guard cells show flaccid condition and stomata are closed. तो ये गार्ड सेल जो है वो इनके द्वारा इनको कंट्रोल करेगी। अब यहाँ पर इस चैप्टर में हम जो मेन पार्ट है वो हम इसका पढ़ेंगे, वो है मैकेनिज्म ऑफ ए ओपनिंग एंड ए क्लोजिंग ऑफ ए स्टोमेटा। तो यहाँ पर हमें इस चीज को देखते हैं, या मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपिरेशन जो है उसकी हम बात करते हैं, क्योंकि ट्रांसपिरेशन उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग जो है इसी पर डिपेंड करता है। तो ये मैकेनिज्म जो है इनके हम पढ़ेंगे। तो इसमें हम 3 हाइपोथेसिस या 3 थ्योरीज जो हैं उनको पढ़ते हैं। फर्स्ट थ्योरी जो है वो है स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस। अब स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस जो है वो प्रतिपादित की गई थी या दे गई थी किसके द्वारा? J.D. सायरे के द्वारा। तो J.D. सायरे ने हाइपोथेसिस दी और इसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये शो किया था या ये समझाया था कि कैसे कोई स्टोमेटा जो है वो ओपन या क्लोज होता है। तो इनके लिए आप ये जो सेल्स वगैरह हैं इनकी ये जो या हमने एपरेटस जो ये पढ़ा है इसको आप ध्यान में रखोगे और उसके बेसिस पर ही इसको हमें पढ़ते हैं। अब स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस जो है वो ये बताती है कि स्टार्च जो है वो कन्वर्ट होता है किसमें? शुगर में, या फिर शुगर जो है वो कन्वर्ट होती है किसमें? स्टार्च में, और उसके कारण से स्टोमेटा ओपन या क्लोज होते हैं। स्टोमेटा ओपन होते हैं दिन के समय और स्टोमेटा क्लोज होते हैं कभी? रात के समय। तो उसके कारण से इन सेल्स, तो उसके कारण से क्या होता है, ये ट्रांसपिरेशन की जो प्रोसेस है वो होती है। अब स्टोमेटा की ओपनिंग या क्लोजिंग जो है उसको यदि हम देखें तो उसके लिए ध्यान में रखें कि ये जो गार्ड सेल्स या फिर सब्सिडियरी सेल्स हैं इनमें दिन और रात के समय क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो पहले ये जो स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस है J.D. सायरे की, उन्होंने ये चीज़ बताई कि गार्ड सेल जो है वो करते हैं स्टोमेटा की ओपनिंग या क्लोजिंग को कंट्रोल। तो गार्ड सेल जो है इनमें क्या होता है, कुछ चेंजेस जो है वो आते हैं। पहले हम बात करते हैं ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। इनकी जो ओपनिंग जो है वो कैसे होती है, और ओपनिंग कब होती है? डे टाइम में, दिन का समय जब होता है तब क्या होता है। इन गार्ड सेल्स में ध्यान में रखें, गार्ड सेल्स में क्या मिलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट मिलने के कारण से यहाँ पर दिन के समय इनमें क्या होता है? फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो यहाँ पर होती है। फोटोसिंथेसिस जो है उसमें CO2 जो है वो क्या होती है? यूटिलाइज होती है, और CO2 यूटिलाइज होने के कारण से इसकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो ऑन डे टाइम बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस CO2 डिक्रीजेस, और CO2 जब डिक्रीज होती है, CO2 जो है वो नॉर्मली देखा जाए तो एसिडिक नेचर की होती है, ये कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करती है। अब CO2 डिक्रीज होने का मतलब एसिडिक नेचर का डिक्रीज होना, और एल्कलाइन नेचर जो है उसका बढ़ना, यानी pH का इंक्रीज होना। तो CO2 डिक्रीजेज, कब की बात कर रहे हैं हमें? डे टाइम की बात करें तो डे टाइम, ऑन डे टाइम CO2 डिक्रीजेज एंड pH वैल्यू इज ए इंक्रीजेज। और इस इंक्रीज pH वैल्यू जो है इसके ऊपर एक एंजाइम इसमें मिलता है जिसे हम कहते हैं फॉस्फोरिलेज एंजाइम या फॉस्फोराइलेज एंजाइम। ये एक्टिव हो जाता है, और जब ये फॉस्फोराइलेज एंजाइम एक्टिव होता है तो ये इनमें जो स्टार्च है जो स्टोर फूड के रूप में इसमें मिलता है उसको कन्वर्ट कर देता है ये एंजाइम किसमें? शुगर में। और वो शुगर भी किस रूप में यहाँ पर बनेगी? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के रूप में। तो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है दिन के समय। स्टार्च जो है वो वाटर में इनसोल्यूबल है, ये सोल्यूबल है। ये सोल्यूबल है तो इसका मतलब यहाँ पर ये किसका काम करेगा? सोल्यूट का।
और जब साइटोप्लाज्म या फिर कह सकते हैं साइटोप्लाज्म यहाँ पर क्या है, सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में जब सोल्यूट वैल्यू बढ़ती है, सोल्यूट जो है वो यदि बढ़ता है तो उसके कारण से सीधा सीधा है ऑस्मोटिक प्रेशर है वो भी इंक्रीज होता है। द रेट ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इज समानुपाती संबंध जो है या ये प्रोपोर्शनल संबंध जो है वो इनके बीच में मिलता है किसमें, सोल्यूट कंसंट्रेशन में। तो सोल्यूट कंसंट्रेशन इंक्रीज होने का मतलब क्या है, ओपी या फिर डीपीडी की जो वैल्यू है उसका क्या होना, इंक्रीज होना। अब ये डीपीडी वैल्यू यदि इंक्रीज हो गई तो इसका मतलब यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है वो हायर हो गई, किसके कंपेरिजन में, इसे सब्सिडियरी सेल्स के कंपेरिजन में। यहाँ पर डीपीडी जो है या फिर कह सकते हैं ओपी जो है वो क्या है, लोअर है। और इसके कारण से हमने ये चीज पढ़ी है कि वाटर मॉलिक्यूल्स हमेशा ही क्या होते हैं, लोअर डीपीडी सॉल्यूशन से हाई डीपीडी सॉल्यूशन की ओर आते हैं, यानी यहाँ पर क्या होता है, एंड ऑस्मोसिस होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स की एंट्री होती है। और एंड ऑस्मोसिस के कारण से ये जो है वो कौन सी कंडीशन में आ जाती है, टर्जिड कंडीशन में, एंड स्टोमेटा जो है वो क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। ठीक है, पूरी हाइपोथेसिस में पूरे जो है वो इस रूप में इन्होंने समझाया, एकदम सीधा इजी सा है। जो गार्ड सेल्स होते हैं उनमें क्या मिलता है, क्लोरोप्लास्ट, इनमें क्लोरोप्लास्ट होता नहीं है। जब लाइट गिरती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी, फोटोसिंथेसिस में CO2 काम में आती है, तो इसके कारण से CO2 डिक्रीज हो जाती है। CO2 व्हेन CO2 concentration decreases then pH of a guard cells increases. On a increased pH phosphorylase enzyme active and it converts the stored starch into sugar. जो स्टोर किया हुआ स्टार्च होता है उसको ये शुगर में यानी ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट एक्ट एज सोल्यूट and when the solute concentrated increases then the OP osmotic pressure of a guard cells also increases and end osmosis process occurs. Water molecules comes in a guard cell from subsidiary cells so that the guard cells become turgid, guard cells become in turgid condition and a stomata is open हो जाते हैं। अब बात करते हैं नाइट के टाइम की, रात के समय जो है वो क्या होगा उसकी हम बात करें तो नाइट में जो है वो इसका जस्ट उल्टी प्रोसेस जो है वो होती है, उसको ध्यान में रख लें। नाइट में फोटोसिंथेसिस होता नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो CO2 जो है वो यूटिलाइज नहीं होगी, उल्टे जो रेस्पिरेशन होता है उसमें थोड़ी बहुत बनती है तो CO2 कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होती है। CO2 कंसंट्रेशन इंक्रीज होना यानी pH का डिक्रीज होना। इस pH के डिक्रीज होने पर ये फॉस्फोरिलेज एंजाइम है ये इनएक्टिव हो जाता है और ये इनएक्टिव होता है तो उसके कारण से शुगर यानी ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है वो कन्वर्ट होता है किसमें, स्टार्च में। स्टार्च है वो वाटर में इनसोल्यूबल है इसलिए ये सोल्यूट का काम नहीं करता, उल्टे सोल्यूट कम हो रहा है, ये इसमें बदल गया तो सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम हो गई। सोल्यूट कम होने पर ओपी जो है वो भी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया और ओपी इसका डिक्रीज हो गया तो इसकी तुलना में इसका ओपी क्या हो गया, हाई हो गया। इसके कारण से वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो कम्स आउट, वो बाहर जाते हैं, गोज आउट यानी बाहर जाते हैं कहाँ से, गार्ड सेल से सब्सिडियरी सेल्स में। और जब ये गार्ड सेल से सब्सिडियरी सेल्स में जाते हैं तो गार्ड सेल जो है वो कौन सी कंडीशन में आ जाती है, फ्लैसिड कंडीशन में, और स्टोमेटा जो है क्या हो जाता है, क्लोजे हो जाता है। तो डे टाइम में ध्यान में रख ले, नाइट टाइम में जस्ट इसका उल्टा। डे टाइम में फोटोसिंथेसिस होता है, CO2 वैल्यू इंक्रीज होती है, CO2 इंक्रीज होने से CO2 डिक्रीज होती है, pH इंक्रीज होती है। इंक्रीज pH पर फॉस्फोरिलेज एंजाइम एक्टिव होकर स्टार्च को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट सोल्यूट का काम करता है और सोल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ने से OP बढ़ जाता है। OP बढ़ने से वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो अंदर की ओर आते हैं गार्ड सेल्स में, सब्सिडियरी सेल्स से, और ये टर्जिड कंडीशन में आते हैं स्टोमेटा ओपन। नाइट में इसका जस्ट क्या होता है, उल्टा होता है। अब इसके बाद में सेकेंड हाइपोथेसिस जो है उसको हम और देखते हैं, वो है स्टीवार्ड हाइपोथेसिस या स्टीवार्ड्स हाइपोथेसिस। अब स्टीवार्ड हाइपोथेसिस जो है उसकी हम बात करें तो उसमें ये देखा जाए तो J.D. सायरे की हाइपोथेसिस जो है वही है ये ऐसी का थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव रूप है।
इन्होंने ये बताया था, ये भी स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस है, इनके अकॉर्डिंग भी यही होता है। दिन में ये प्रोसेसेस होते हैं जिससे स्टार्च जो है वो शुगर में कन्वर्ट होता है। लेकिन इन्होंने बस यहाँ पर इस चीज़ को थोड़ा सा जोड़ दिया। उन्होंने ये बताया कि ये जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनता है ये वाटर में सोल्यूबल तो है, लेकिन इसकी सोल्यूबिलिटी थोड़ी सी कम है। ये एक्चुअल में ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो केवल ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है इनकी सोल्यूबिलिटी और भी ज़्यादा है, इसलिए ये सोल्यूट कंसंट्रेशन को बहुत तेज़ी से बढ़ाते हैं, और उसके कारण से यही होता है ओपी या डीपीडी जो है वो हाई हो जाती है, और एक सेल जो है उसमें एंडोस्मोसिस होने से टर्जिड कंडीशन में आ जाती है। तो बात उन्होंने केवल यही बताई, बस स्टीवर्ट ने ये बताया कि स्टार्च जो है वो शुगर ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, एंड आफ्टर दैट ग्लूकोज 1 फॉस्फेट कन्वर्ट्स इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड ग्लूकोज, and the solubility of glucose 6 phosphate and glucose is higher than glucose 1 phosphate, so solute concentration increases rapidly, बहुत तेजी से बढ़ती है, और उसके कारण से एंडोस्मोसिस होता है, और ये तेजी से टर्जिड कंडीशन में आने से स्टोमेटा को ओपन कर देती है। तो ये दो हाइपोथेसिस जो है वो हमने पढ़ी हैं। इसके बाद में एक और हाइपोथेसिस जो स्टोमेटा की ओपनिंग या क्लोजिंग जो है इसको शो करती है उसको हम पढ़ेंगे, और वो है पोटेशियम आयन ट्रांसफर थ्योरी। अब पोटेशियम आयन ट्रांसफर थ्योरी जो है ये थोड़ी सी लंबी है और ज़्यादा विस्तृत भी है इसमें, तो इसको हमें कल पढ़ते हैं। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।